नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? बच्चों, मुझे बता दो खुल के कि आपको कैसा लग रहा है। आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त होगी मेरे प्यारे भाई, है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। सवाल नंबर है 103 आपके सामने। ये टाइप कल ही शुरू हो गया था। बोला 20 वस्तुओं बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। सवाल यह बोला गया कि 20 वस्तुएं बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। आप इस सवाल का मतलब समझे कि 20 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, देखो ध्यान से मेरे दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करना। हमने 20 वस्तु बेची और हमें 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। यानी कि 20 वस्तु बेचने के लिए पहले हमने 20 वस्तु खरीदी होंगी। भाई पहले जो है हमने बच्चों 20 वस्तु खरीदी होंगी, या फिर मैं वो समझा तो वही तरीका सबसे बेस्ट है कि माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। माना एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, यहां पे चूंकि सेलिंग प्राइस का जिक्र है ना विक्रय मूल्य का, तो मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। भाई हमने 20 वस्तुएं बेची, तो पहले 20 वस्तु मेरे दोस्तों हमने खरीदी होंगी, फिर बेची होंगी। तो मैं प्रॉफिट हुआ 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें, यानी कि 5 रुपए का सेल। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 रुपए। हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 20 वस्तुएं बेचने पर। अगर हमने एक वस्तु 1 रुपए की बेची है तो 20 वस्तु कितने की बेची होंगी? 20 रुपए की। हमने 20 रुपए का सामान बेचा और हमें 5 रुपए का फायदा हुआ। हमने 20 रुपए का सामान बेचा, हमें 5 रुपए का फायदा हुआ। यानी कि हमने सामान खरीदा कितने रुपए का होगा? 15 रुपए का। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो हमने 20 वस्तु बेची। 20 वस्तु कितने की बेची? 20 रुपए की बेची। 20 रुपए की हमने सामान बेचा और हमें 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 20 रुपए में 5 का प्रॉफिट हुआ है 20 रुपए में बेचने पर, तो हमने सामान खरीदा कितने का होगा? 15 का। सामान खरीदा कितने का होगा? 15 का। 25% जो बता रहे हैं वो गलत है। नहीं कि प्रॉफिट कितना है बेटा? 1/3। और 1/3 कितना होता है? 33:1/3%। तो सवाल का जो आंसर है बेटे वो 25% नहीं है। इस सवाल का आंसर 33 सही 1/3% है। यह सवाल पिछले सवालों से जो मैंने कल बताए थे उनसे अलग है। वहां कॉस्ट प्राइस था, यहां सेलिंग प्राइस है। एक और क्वेश्चन। सवाल यह कि 14 नोटबुक बेचने से एक सेलर 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सभी नोटबुक का सेलिंग प्राइस समान है, सभी नोटबुक का क्रय मूल्य समान है, ये बोला गया है। 14 नोटबुक बेचने से एक सेलर को 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो मैंने मान लिया कि एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपए, मैंने ये मान लिया। सवाल में जब सेलिंग प्राइस दिया है तो आप सेलिंग प्राइस को मानो कि माना एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। आपने 14 नोटबुक बेची, आपको 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। यानी कि कितने का लाभ हुआ? 9 रुपए का। भाई एक नोटबुक 1 रुपए की, तो 9 नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपए। आपको 9 रुपए का लाभ हुआ। आपने 14 नोटबुक बेची। भाई 14 नोटबुक कितने में बेची होंगी? अगर एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 14 नोटबुक 14 रुपए में बेची। आपने 14 रुपए में सामान बेचा, आपको 9 रुपए का फायदा हुआ, तो सामान खरीदा कितने का होगा? 5 रुपए का।
14 में से 9 घटाओ, 5 रुपए का आपने सामान खरीदा होगा, तो 5 पे 9 का फायदा हुआ, 1/5 20%, 9/5 180%। तो प्रॉफिट कितना है? 180%। चलिए ये सवाल यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, जो लीक हो गया, उसमें भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन। बोला एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने से 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। क्या दिख रहा है? 45 मीटर कपड़ा बेचने से 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए है, माना 1 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है 1 रुपए है। हमने 45 मीटर कपड़ा बेचा, 45 मीटर कपड़ा बेचा तो 45 रुपए में बेचा होगा। अगर 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेचते तो 45 मीटर 45 रुपए का बेचेंगे। हमें 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 12 मीटर का कितना होगा? 12 रुपए। हमें 12 रुपए का फायदा हुआ। हमने कपड़ा बेचा 45 रुपए का, तो खरीदा कितने का होगा भाई? हमने 45 रुपए में कपड़ा बेचा, 12 का फायदा, तो खरीदा कितने का होगा? 45 में से 12 घटाओ 33, 33 में खरीदा होगा मेरे दोस्तों, किससे चला जाएगा? 3 से, 4/11। अब 1/11 क्या होता है? 9.09%। 9.09 का 4 गुना है ये, 36.36% का फायदा हुआ। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे, बनाओ। ये देखिए मेरे दोस्तों, ऐसा गजब का क्वेश्चन है, बेहतरीन लैंग्वेज लिखी हुई है। ए शॉपकीपर इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर। टाइप सेम है, टाइप नहीं बदल रहे बच्चों, लेकिन लैंग्वेज जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग करके लिखी जा सकती है इस सवाल की। ए शॉपकीपर इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर। एक दुकानदार थोक विक्रेता से सामान खरीद रहा है। द होलसेलर इट्स सेलिंग 1265 units of goods to shopkeeper after gaining the sale price of 165 units of goods. What the gain percentage of wholesaler? देखो आपको यहां पे होलसेलर का परसेंटेज लाभ पूछा है। होलसेलर का, होलसेलर 1265 वस्तुएं बेचता है, और होलसेलर 1265 वस्तुएं बेचता है दुकानदार को, और 165 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 165 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है होलसेलर। होलसेलर ने सामान किसको बेचा? शॉपकीपर, दुकानदार को। होलसेलर ने 1265 वस्तुएं बेची, और मेरे दोस्तों 165 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। माना एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 165 वस्तु का सेल, माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 165 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 165 रुपए का लाभ हुआ। आपने बेची कितनी है? 1265 वस्तुएं। 1265 वस्तुएं बेची होंगी 1265 रुपए में। आपने 1265 रुपए में सामान बेचा, आपको 165 रुपए का लाभ हुआ, तो आपने सामान खरीदा कितने का होगा? होलसेलर ने 1265 में से 165 रुपए घटाना होगा। आपने 1100 रुपए का सामान होलसेलर ने खरीदा होगा, 165 का लाभ कमा के बेचा। परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 165/11 होता है 15%। तो होलसेलर को 15% का लाभ हुआ। पहला ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल, देख पा रहे कैसा कैसा घुमा घुमा के सवाल फेंक रहा है एग्जामिनर, ये बताएं। ऐसा ही सवाल है बच्चों, बस यहां पे प्रॉफिट की बजाय लॉस है। बोला है 63 वस्तुओं को बेचने से, 63 आर्टिकल्स को बेचने से एक आदमी को 9 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। लॉस परसेंटेज क्या है आदमी का? तो भैया मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। आपने 63 वस्तु बेची 63 रुपए की। भाई 63 वस्तु आपने कितने रुपए की बेची होंगी? 63 रुपए की। आपने 63 रुपए की वस्तु बेची, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपए। आपको 9 रुपए का लॉस हुआ। आपने 63 रुपए का सामान बेचा,
और आपको 9 रुपए का नुकसान हुआ। मैंने मान लिया एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस 9 रुपए, 9 रुपए के बराबर आपको नुकसान हुआ और आपने 63 रुपए में सामान बेचा। आपने सामान 63 रुपए का बेचा, 9 रुपए का आपको नुकसान हुआ, तो आपने खरीदा कितने का होगा? 63 में 9 जोड़ देंगे, आपने सामान 72 रुपए का खरीदा होगा, यानी कि आपको लॉस हुआ है 1/8। और 1/8 कितना होता है? 12.5% का आपको लॉस हुआ है। आंसर आ गया डी ऑप्शन। अरे वाह, ये तो सब बालक ठीक बता रहे हैं। आगे चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल नंबर है 108। आगे चलेंगे बच्चों, अगला टाइप आपके सामने आएगा। बच्चों ये जो अगला टाइप है ये भी ऐसा ही है, बस यहां परसेंटेज में ना पूछ के रुपए में पूछा गया। परसेंटेज में ना पूछ के बेटे रुपए में पूछा गया है। करो, चलो। बोला है 38 गेंदों को 2240 में बेचने से, 38 गेंदों को 2240 में बेचने से 6 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है। 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है। बोला है एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल है 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने से 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है। 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, ठीक है ना। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने से 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बच्चों हमने 38 गेंद बेची हैं, हमने 38 गेंद बेची हैं कितने रुपए में? 2240 रुपए में। हमने 38 गेंद बेची हैं कितने रुपए में? 2240 रुपए में। 2240 रुपए में हमने 38 गेंद बेची हैं। 38 गेंद हमने बेची कितने रुपए में? 2240 रुपए में। हमें 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हुआ, यानी कि पहले 38 गेंद खरीदी, फिर हमने वो 38 गेंद बेची। 38 गेंदों पे हमें 6 गेंदों के बराबर लॉस हुआ, 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हुआ, यानी कि कीमत कितनी वसूली? 32 गेंदों की ही कीमत वसूल हुई। अगर हमें 38 गेंदों के को बेचने से 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हुआ, यानी कि मेरे प्यारे भाई 38 गेंदों को बेचने से हमको केवल 38 से 6 घटाओ 32 गेंदों की कीमत ही वसूल हो पाई, 32 गेंदों का क्रय मूल्य ही वसूल हो पाया। क्या यह बात आपको एक स्टेप में समझ में आ गई? भाई हमने 38 गेंद बेची, बेचने से 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हो गया, तो बेटा यानी कि हमने केवल 38 से 6 कम 32 गेंदों के क्रय मूल्य की ही कीमत वसूल करी, 6 गेंद कम की कीमत वसूल हुई। तो यानी कि 32 गेंदों का क्रय मूल्य ही 2240 रुपए है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? 32 से चला जाएगा 2240 कितनी बार? 70 बार, ठीक है ना। 32 सत्ते 224 होता है, तो आंसर आ गया 70 रुपए। एकदम बेसिक सी बात, लॉजिक सोचना है बेटे, सवाल में लॉजिक सोचना है, लॉजिक दिमाग से सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस से। आगे एक और सवाल ऐसा ही, सवाल ये है, अब देखो ये तो था बेसिक सवाल, इसे पूरी दुनिया कर लेगी, ये तो नहीं आता। जो मैं अब बताऊंगा ये आता है सवाल पेपर में। बोला है 72 वस्तुओं को बेचने से एक आदमी 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, तो उसका एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। देखो मैं इस सवाल को आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, कॉमन सेंस से भी, बेसिक से भी। पहले हम बेसिक जान लेते हैं। पहले बच्चों हम क्या जान लेते हैं, इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक ध्यान से सुनिएगा, पहले बेसिक से बता देता हूं, फिर मैं आपको इस कॉमन सेंस से भी एक स्टेप में समझा दूंगा। बोला है 4 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस टाइप के, इसमें परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, सेम टाइप है। बोला है 72 वस्तुओं को बेचने से एक आदमी को 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। 72 वस्तुएं बेचने से 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है।
देखो बच्चों, लॉस क्या होता है आप मुझे बताओ। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, ये होता है लॉस। माना एक वस्तु का सीपी है, सीपी माना एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है और विक्रय मूल्य एसपी है, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। और द लॉस, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, यही होता है लॉस। एक वस्तु पे यही होगा लॉस। बोला 72 वस्तु को जो बेचने से लॉस है वो 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। भाई एक वस्तु पे लॉस इतना है तो 72 वस्तु पे लॉस कितना होगा, 72 से गुणा कर दो। 72 वस्तुओं पे लॉस कितना होगा, 72 से गुणा कर दो। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर एक वस्तु पे लॉस सीपी माइनस एसपी है तो 72 वस्तुओं पे लॉस कितना होगा, 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 72 वस्तुओं पर ये जो लॉस है किसके बराबर है, ये 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बिल्कुल बेसिक बात मैंने लिख दी। एक वस्तु पर लॉस ये है, 72 वस्तुओं पे लॉस कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 72। ये 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर दिया हुआ है। तो यहां से क्या आ गया बेटे, यहां से आ गया 72 सीपी बराबर, ये उधर चला जाएगा, -72 + 12 84 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। किससे चला जाएगा, 12 से। तो 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ गया, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया बच्चों 7/6। सीपी से एसपी का रेशियो 7/6 आ गया, यानी कि एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 7/6 आ गया। बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, 7 की वैल्यू 980 रुपए, 140 गुना 14 सत्ते 98। तो 6 की वैल्यू भी 140 गुना होगी, 840 रुपए। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 840 रुपए हो जाएगा। ये इस सवाल का बेसिक है। पिछले सवाल को भी आप इस तरीके से सोच सकते थे, ठीक है ना, ये इसका बेसिक है मेरे प्यारे भाई। बोलो हां कि ना। ठीक है, लेकिन ऐसे तो मेरे दोस्तों टाइम लग जाएगा। अब देखो, अगर सवाल को एक स्टेप में करना है तो बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, और जिसमें बुद्धि नहीं है, जो नहीं सोच सकता, उसके लिए खच्चरों वाला तरीका तो बता ही दिया मैंने। एक खच्चरों वाला तरीका तो बता ही दिया। सुनो मेरे दोस्तों, 72 वस्तुओं को बेचने से 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। एक बात सुनो, हमने किया क्या, 72 वस्तु खरीद के 72 वस्तु बेची होंगी। हमने 72 वस्तु खरीदी हैं और वही 72 वस्तु बेची हैं। तो 72 वस्तु खरीदी होंगी मेरे दोस्तों इतनी की, ये 72 वस्तु हमने इतने रुपए की खरीदी होंगी, ठीक है भी। हमें 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 72 वस्तु हमने खरीद के 72 वस्तु हमने बेची, लेकिन बेचने से 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। यानी कि 12 वस्तु, सुनो, अगर 12 वस्तुएं और बेची जाती, अगर 12 वस्तुएं और बेची जाती, तब मेरी 72 वस्तुओं की क्रय मूल्य वसूल होता। क्या आपको यह लॉजिक समझ में आया। हमने 72 वस्तु खरीदी हैं इतने में, 72 वस्तुओं को बेचने से 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। यानी कि 12 वस्तु अगर और बिकती तब उतनी पूर्ति होती जो मैंने खर्च किया था। अगर मैंने सपोज किसी सामान को खरीदने में 10 रुपए खर्च किए हैं, मुझे नुकसान हो रहा है 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी कि 12 वस्तु में और बेचूंगा ना, तब जाके मुझे वो कीमत वसूल होगी जो मैंने खरीदने में खर्च करी थी। अगर मैं 12 वस्तु और बेचूंगा ना, तब जाके वो कीमत वसूल होगी जो मैंने 72 वस्तुओं को खरीदने में खर्च करी थी। यह है कॉमन सेंस, हर बच्चा इसको नहीं सोच पाएगा। यहां मेरे दोस्तों ये बात आपने डायरेक्ट सोच ली बिना ये लिखे। एक और सवाल ऐसा ही बताओ, एक और सवाल। एक और सवाल, बोले सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। सुलेखा 1040 रुपए खर्च करती है, 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर बेचती है। वह चीनी को
वह चीनी को 10 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर बेचती है। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वह इस चीनी को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ पर बेचती है। बोला 5 किलो का सेलिंग प्राइस क्या है, 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या है। सुलेखा ने 1040 रुपए खर्च करके 36 किलो चीनी खरीदी। तो 36 किलो चीनी का क्रय मूल्य यह है भाई, 1 किलो चीनी सीपी की, 36 किलो चीनी इतने की। सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी, खरीदने के बाद बेची। भाई 36 किलो चीनी खरीद के 36 किलो चीनी बेची होगी, लेकिन 36 किलो चीनी बेचने से 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। यानी कि अगर मैं 10 किलो चीनी कम भी बेचता, 10 किलो चीनी कम भी बेचता, तो भी मुझे वो कीमत वसूल हो जाती जो मैंने खरीदने में खर्च करी थी। भाई मुझे लाभ हुआ है 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर मैं 36 किलो से 10 किलो चीनी कम भी बेचता, यानी कि अगर मैं केवल 26 किलो चीनी ही बेचता, तो भी मुझे 36 किलो चीनी खरीदने में जो पैसा खर्च हुआ था उतनी कीमत वसूल हो जाती, बराबर होना चाहिए। यह हो गया डायरेक्ट। जो बच्चे इतनी बुद्धि नहीं रखते, बिल्कुल बेकार है, कबाड़ कचरा धरती बोझ कलंक हैं, वो बच्चे क्या सोचेंगे? ऐसे सोचेंगे वो कि भाई साहब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1 किलो चीनी पे प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने 36 किलो चीनी बेची है, 36 किलो चीनी खरीद के बेचे, तो 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 से गुणा करो। 36 किलो चीनी पे कितना प्रॉफिट होगा? 36 से गुणा करो। तो 36 किलो चीनी पे जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? वो 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इधर आएगा 36 माइनस 10 हो जाएगा 26, तो 26 का सेलिंग प्राइस बराबर है, उधर चला जाएगा 36 का कॉस्ट प्राइस। ये आ गया। यहां आपको जो है थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल में दिया है कि 36 किलो चीनी खरीदी है 1040 में। 36 किलो चीनी का 36 किलो चीनी का क्रय मूल्य 1040 रुपए। 36 किलो चीनी 1040 रुपए में खरीदी है, तो आप मुझे बताओ 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य कितना है? 40 रुपए। 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य 40 है। 5 किलो चीनी का कितना होगा? 5 से गुणा कर दो, 5 किलो चीनी का आ जाएगा 200 रुपए। आंसर है डी ऑप्शन 200। अरशद जी ये बेसिक है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे जल्दी से। दो क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर टाइप को मैं चेंज कर दूंगा। दो क्वेश्चन फिर टाइप चेंज, दो क्वेश्चन। हाँ जी, कहां मर गया? सवाल ये रहा, 111 नंबर बनाए। सवाल है CHSL 2023 प्री का बनाए जी। भूप सिंह बेसिक से कर लो बेटा, बेसिक से। पवन 16,875 में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। पवन 16,875 रुपए में 70 वस्तु खरीदता है और 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस पर बेचता है। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? पवन, देखो पवन ने 70 वस्तु खरीदी होंगी, 70 ही बेची होंगी, तो 70 वस्तु खरीदी होंगी मेरे दोस्त इतने की। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। यानी कि 70 वस्तु बेचने से काम नहीं चला, 70 वस्तु बेचने से 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। यानी कि 5 वस्तु अगर और बेची जाएं
तब जाके वो कीमत वसूल होगी जो मैंने 70 वस्तु खरीदने में खर्च करी थी। यानी कि 70 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 75 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। दैट इज द लॉजिक। भाई 70 वस्तु हमने खरीदी, जब बेचने की बारी आई तो 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। भाई 70 वस्तु इतने की बिकनी चाहिए, लेकिन 5 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर हमको नुकसान हो गया। यानी कि अगर 5 वस्तु और बेची जाए तो नुकसान नहीं होगा, अगर 5 वस्तु और बेची जाए तब जाके वो कीमत वसूल होगी जो मैंने 70 वस्तु खरीदने में खर्च करी थी। तो बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। 70 वस्तु कितने में खरीदी है? 70 वस्तु खरीदी है 16,875 में। तो 70 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वही 16,875 रुपए। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, 75 दूनी 150 बचेगा 18, 75 दूनी 150 बचेगा यहां से कितना 375 जाएगा 5 बार। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 225 रुपए। आंसर है डी ऑप्शन। बात समाप्त। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे इस टाइप का। इस टाइप का हम लोग लास्ट सवाल करेंगे जो कि सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। 112 इस टाइप का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। लास्ट करेंगे बच्चे, जरा आप करने की कोशिश करो, पहले इस सवाल को बनाएं। यू शुड डू इट फर्स्ट। क्या आप कर पाए? 37.5 बताया। सबसे पहले विशाल ने आंसर बताया 37.5। सोचो, 60 कुर्सी बेचने से लाभ 45 कुर्सी की लागत मूल्य के बराबर है।
77 कुर्सी की बिक्री के साथ 21 कुर्सी मुफ्त दिए जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 77 कुर्सी की बिक्री के साथ 21 कुर्सी मुफ्त दिए जाने पर कितना लाभ होगा? देखो, यह चीज तो हम बाद में करेंगे। सवाल देखो मुश्किल है, हर बच्चे के बस की बात नहीं है, ना ये सवाल करना ना इसकी भाषा को समझना। तो बेटा वही बच्चा समझ पाएगा जो पूरी ताकत के साथ पूरा फोकस एक जगह एकत्रित करे। ठीक है ना? कोई पढ़ाता भी नहीं इन सवालों को, कि बच्चे पढ़ना चाहते भी नहीं और उनसे होता भी नहीं है ज्यादातर। ठीक है ना? जो सिलेक्शन लेने वाले इक्का दुक्का भीड़ है बस वही कर पाती है। पहली लाइन से आप मुझे बताओ कि एक कुर्सी के सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा? पहली लाइन से पहले आप ये बताओ, पूरा सवाल भूल जाओ, केवल पहली लाइन से आप मुझे बताओ कि एक कुर्सी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। हाँ जी, रेलवे के लिए भी यही कुछ पढ़ना आनंद जी। हमारी एक रेलवे की बुक भी आ रही है जिसमें मैंने रेलवे के सारे सवाल डाल दिए प्रीवियस ईयर के। आप देखना, एक भी सवाल ऐसा नहीं जो मैंने आपको शीट में ना करवाया। और रेलवे में 60 कुर्सी को बेचने से जो प्रॉफिट है 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर है। क्या पहली लाइन से सीपी एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं? पहली लाइन से एक कुर्सी के सीपी और एक कुर्सी के एसपी का रेशियो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, बेसिक से भी सोच सकते हैं। भाई देखो, लाभ क्या होता है? ये होता है लाभ, ये होता है मेरे दोस्तों लाभ एक कुर्सी पर। तो 60 कुर्सियों पर लाभ कितना होगा? 60 से गुणा, पूरे को 60 से गुणा कर दो। 60 कुर्सी पर जो लाभ है वो 45 कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर है, 45 के सीपी के बराबर है। उधर चला जाएगा, -60 उधर चला जाएगा, तो 45 जमा 60 कितना हो जाएगा? 105। तो 60 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो 105 के क्रय मूल्य के बराबर है। जाएगा 15 से, 15 चौका 60, 15 सत्ते 105। तो यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या आएगा? एसपी उधर चला जाएगा, सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा? 4:7। ये एक कुर्सी के क्रय मूल्य और एक कुर्सी के विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। एक कुर्सी के सीपी एक कुर्सी के एसपी का रेशियो आ गया। ये बात आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। यानी कि अगर एक कुर्सी हम 4 रुपए की खरीदते हैं तो हम एक कुर्सी 7 रुपए की बेचते हैं। एक कुर्सी 4 रुपए की खरीदते हैं तो 7 रुपए की बेचते हैं। लेकिन असली सवाल अब इसके आगे शुरू होगा। असली सवाल यह है इसके आगे कि 77 कुर्सी की बिक्री, देखो ये हटा दूं मैं यहां से, मैं कह सकता हूं कि अगर हम एक कुर्सी, अगर अपन लोग एक कुर्सी 4 रुपए की खरीदते हैं तो हम वो एक कुर्सी 7 रुपए की बेचते। ये मैंने पहली लाइन से पता लगा लिया। बट सवाल इसके आगे, सवाल यह है कि 77 कुर्सी की बिक्री के साथ 21 कुर्सी फ्री दिए जाने पर कितने % का लाभ होगा? 77 कुर्सी की बिक्री पर अगर हम 21 कुर्सी मुफ्त दें तो कितना लाभ होगा? ध्यान से सुनेगा। लाभ या हानि कौन कमाएगा? दुकानदार। तो दुकानदार के नजरिए से सोचो, दुकानदार की दुकान में ग्राहक आए, ग्राहक आया भैया, दुकानदार बोला भाई साहब, ध्यान सुनेगा, इस लाइन का मतलब है दुकानदार बोला भाई साहब अगर आप मुझसे 77 कुर्सी खरीदोगे ना तो मैं आपको 21 कुर्सी फ्री दूंगा। अगर आप 77 कुर्सी खरीदोगे ना तो मैं आपको 21 कुर्सी फ्री दूंगा, फ्री। यानी कि आप मुझको केवल 77 कुर्सी का ही पैसा दो, आप मुझे 77 कुर्सी का ही पैसा दो और मैं आपको 21 कुर्सी फ्री दूंगा। आप घर 98 कुर्सी लेके चले जाओ। आप मुझे 77 कुर्सी का ही पैसा दो, 21 कुर्सी फ्री। आप घर कितनी लेके चले जाओ? 77 जमा 21, 98 कुर्सी ले जाओ। पहले इस बात का मतलब समझो, मतलब कचरा लोग। दुकानदार ये कहता है 77 कुर्सी की खरीद पर भाई साहब 21 कुर्सी फ्री। मतलब ये हुआ, दुकानदार ये कह रहा ग्राहक से भाई साहब केवल 77 कुर्सी का ही पैसा चाहिए मेरे को और मैं आपको 21 कुर्सी फ्री दूंगा। 77 जमा 21 मैं आपको 98 कुर्सी पैक करके दूंगा। तो भैया
यानी कि इसका मतलब है कि पहले दुकानदार खुद 98 कुर्सी खरीद के लाएगा। पहले दुकानदार कुल 98 कुर्सी खरीद के लाएगा, तभी तो 98 कुर्सी देगा ग्राहक को। अगर एक कुर्सी 4 रुपए की है तो 98 कुर्सी कितने की होंगी? इतने की। तो पहले दुकानदार 98 कुर्सी खरीद के लाएगा, 98 कुर्सी देगा ग्राहक को, जिसमें से 21 फ्री होंगी। ग्राहक से केवल 77 कुर्सी का ही पैसा लेगा। यानी कि दुकानदार कर क्या रहा है? 77 कुर्सी का पैसा ले रहा है ग्राहक से और 98 कुर्सी ग्राहक को दे रहा है। तो यानी कि पहले दुकानदार ने 98 कुर्सी खुद खरीदी होंगी। एक कुर्सी 4 रुपए की, 98 कुर्सी इतने की। ग्राहक ने केवल 77 कुर्सी का पैसा दिया है। अगर एक कुर्सी 7 रुपए की बेची जा रही है ग्राहक को, तो 77 कुर्सी कितने की बेची जाएंगी? मल्टीप्लाई बाई 77। मैं ले लूंगा इसका रेशियो, यानी कि दुकानदार ने इतने रुपए खर्च करके ग्राहक को इतने रुपए का सामान बेच दिया। बुद्धि चाहिए मेरे दोस्तों। किससे चला जा रहा है ये? अभी ये 7 से जाएगा 11 बार, ये 7 से जाएगा 14 बार, और 2 से और कट जाएगा। 7 से 14 ये 2 बार चला जाएगा। तो भैया ये 4 दूनी 8 रेशियो 11, यानी कि अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि 8 का सामान 11 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3/8। 3/8 होता है 37.5% का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। ये आंसर है। ये बहुत अच्छा सवाल था, गजब हाई लेवल का क्वेश्चन। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। मैंने इस टाइप पे आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए। आगे चलते हैं टाइप ओवर, अगले टाइप की तरफ। चलिए मेरे दोस्तों अगले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है, और इस टाइप पे भी मैं आपको 7 सवाल करवाऊंगा। पहला 113। अगला टाइप देखो मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ाया है डेविएशन। क्या पढ़ा है मेरे दोस्तों? मैंने आपको डेविएशन पढ़ाया है। ठीक है भाई। डेविएशन कब लगता है? अगर बीच में प्लस का साइन होता है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ऐसे हर एक सवाल में डेविएशन लगता है, प्लस का साइन। चलो ठीक है ना। अलग से कोई कंसेप्ट सिखाने की जरूरत नहीं है। जो परसेंटेज में डेविएशन पढ़ाया वही कंसेप्ट लगेगा। सवाल नंबर 113। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी। प्रत्येक वस्तु की कीमत 4198 थी। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी, दोनों में से प्रत्येक वस्तु की कीमत 4198 थी, यानी कि दोनों वस्तुएं समान कॉस्ट प्राइस पर खरीदी हैं, समान क्रय मूल्य पर खरीदी हैं। उसने एक वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा। बोला दूसरी वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए जिससे कि कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इस सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी समान, ये 4198 की कोई जरूरत नहीं है सवाल में। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी समान क्रय मूल्य पे, सेम सीपी पे। एक वस्तु पे 15% का लॉस हुआ। बोला है दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि पूरे सामान में, पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल, ताकि कोई लाभ या हानि ना हो, यानी कि दोनों वस्तु पर मिलाकर कोई लाभ या हानि ना हो। अगर आपने दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है, एक पे 15% का लॉस हुआ है, अगर आप दूसरी को 15% के प्रॉफिट पे बेच दोगे तो ना आपको कोई लाभ होगा ना हानि होगा। खत्म सवाल, इसमें कोई दम ही नहीं है। दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचना पड़ेगा। ठीक है ना। कितना इजी टाइप है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है 116, बताएं। देखो बच्चों, मैंने आपको डेविएशन समझाया है, ध्यान से सुनिएगा। ओवरऑल एक दुकानदार क्या करता है, कोई आदमी ना बहुत सारी वस्तु खरीद के लाता है, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, हर वस्तु खरीद के लाता है अलग अलग दाम में। साकेत जी से स्लो नहीं हो सकता। एक आदमी बहुत सारी वस्तु खरीद के लाता है,
फिर उन सब वस्तुओं को बेचता है, इस पे लाभ कमाएगा, इस पे कुछ लाभ कमाएगा, इस पे कुछ लाभ कमाएगा। तो हम निकालते कि सारा जो सामान है, जो टोटल सामान खरीदा है, टोटल सामान पे कितना लाभ हुआ, उसे हम बोलते हैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो ओवरऑल का मतलब सारी जो वस्तु खरीदी गई है सब पे मिलाकर कितना लाभ हुआ। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेगा। एक आदमी ने 3 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 थी। एक आदमी ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 थी, यानी कि तीनों वस्तुएं समान क्रय मूल्य में खरीदी हैं, समान सीपी पे खरीदी हैं। उसने 100 यही आएगा ना, 114 रह गया बेटा बीच में सवाल। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,050 थी। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी समान सीपी पर, सेम क्रय मूल्य पर। एक वस्तु पे 13% का लाभ हुआ, प्रत्येक की कीमत 3,050 थी, तो दोनों वस्तुएं जो है समान सीपी पर खरीदी। एक पे 13% लाभ हुआ, दूसरे पे 25% लाभ हुआ। तो बताओ कुल कितने परसेंट लाभ हुआ, जल्दी से बताओ कुल कितने परसेंट लाभ हुआ। अभिषेक कुमार शर्मा सक्सिव लगा रहे, वाह बेटे वाह, कैसे कैसे बालक है। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी समान क्रय मूल्य पे। एक वस्तु पे 13% लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पे 25% लाभ हुआ। पूछा है दोनों वस्तुओं पे कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो दोनों वस्तु पे होगा, अगर दोनों वस्तुएं समान दाम में खरीदी हैं, 13 और 25 का एवरेज, 13 प्लस 25 38 बटा दो, 13 और 25 का एवरेज 19%। एक बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज होता है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो ऊपर लॉस लिखेंगे, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। अगर आपने 2 वस्तुएं खरीदी हैं समान क्रय मूल्य पे, यानी कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का जो रेशियो है 1:1 है, बेस वैल्यू सेम है। आपने 2 वस्तुएं खरीदी मेरे दोस्तों, मैं नाम देता हूं फर्स्ट और सेकंड। आपने 2 वस्तु खरीदी फर्स्ट और सेकंड, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, 1:1, दोनों वस्तु का सीपी सेम है, बराबर है। सीपी अगर बराबर है तो सीपी का रेशियो 1:1 है। पूछा है दोनों वस्तुओं पर कुल कितने परसेंट लाभ हुआ, दोनों वस्तुओं पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। दोनों वस्तुओं पर कुल कितना परसेंट लाभ हुआ, पहली और दूसरी। मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि अगर बीच में प्लस का साइन आता है, अगर बीच में प्लस का साइन आता है तो हम लोग डेविएशन लगाते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है तो हम सक्सेसिव लगाते हैं, बीच में प्लस का साइन है। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं परसेंटेज में कि अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए हम लोग एवरेज ले लेते हैं। अगर बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए हम लोग एवरेज ले लेते हैं। 2 संख्याएं हैं जोड़ के आधा कर दो, 3 है जोड़ के 3 कर दो, 4 संख्याएं जोड़ के 4 से भाग दे दो। अगर बेस सेम है तो 13 प्लस 25, 13 प्लस 25 38/2, 19% का कुल उसको लाभ होगा। क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो? कुल लाभ मतलब पहली प्लस दूसरी, पहली प्लस दूसरी प्लस, अगर बीच में प्लस है तो हम डेविएशन या वेटेड एवरेज लगाते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए बस आपको एवरेज ले लेना है, जोड़ के आधा कर देना है। एक और सवाल यही, एक आदमी ने 3 वस्तु खरीदी, तीनों की कीमत सेम थी, 3,000 रुपए। उसने पहली वस्तु को बेचा 15% लाभ पर, दूसरी को बेचा 10% लाभ पर, तीसरी को बेचा 15% के लॉस पर। बोला उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि क्या है। तीनों वस्तु का सीपी सेम है, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मुझे इनका एवरेज लेना है। 3 संख्याओं का एवरेज क्या होता है मेरे दोस्तों, जोड़ के 3 से भाग कर दो, यानी कि तीनों वस्तुओं को बेचने से मुझे 15 से 15 कट गया, 10/3% का प्रॉफिट होगा। आंसर क्या आएगा सवाल का, बी ऑप्शन। ठीक है जी, बी ऑप्शन।
ओके, 115, 115 सवाल भी रह गया बीच में, बताओ। तो ये टाइप है मेरे दोस्तों सेम सीपी वाला है। कौन सा टाइप चल रहा है? सेम सीपी। अगर सेम सीपी का सवाल आएगा तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या लेना है? एवरेज लेना है। अगर सेम सीपी का सवाल आएगा तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको औसत लेना है। कंसेप्ट खत्म। विजय यादव जी, बेसिक तो परसेंटेज में डेविएशन, डेविएशन की 10 घंटे क्लास है, वो देखो आप। 10 नहीं, 6 घंटे की क्लास है डेविएशन की। तो ये लेक्चर बंद करो, डेविएशन जाके पढ़ो 6 घंटे। यहां तो मैं 6 घंटे पढ़ा नहीं सकता। कितनी बार मैं बताऊं कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो हम लोग डेविएशन निकालते हैं ओवरऑल इफेक्ट पता करने के लिए। डेविएशन के लिए हमें बेस वैल्यू का रेशियो चाहिए। देखिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। हमें सीपी का बेस वैल्यू का रेशियो चाहिए। अगर बेस का रेशियो सेम है, बेस बराबर है, तो ओवरऑल निकालने के लिए हम लोग एवरेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज। इसका मैं कारण भी बता देता हूं कि माना दो वस्तुओं की कीमत सेम है। माना दो वस्तु, पहली वस्तु भी 100 रुपए की, दूसरी वस्तु भी 100 रुपए की है। मैंने मान लिया कि माना पहली वस्तु भी 100 रुपए की, दूसरी वस्तु भी 100 रुपए की है। तो पहली वस्तु पे 100 का 13% लाभ हुआ। 100 का 13% कितना होता है? 13। दूसरी वस्तु पे कितना लाभ हुआ? 100 रुपए का 25%। 100 रुपए का 25% कितना होता है? 25। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट हुआ कितने के समान पर? 100 प्लस 100, टोटल समान हो गया 200 रुपए का। 200 रुपए के समान पर परसेंटेज में कितना? 100%। तो देखो, दो जीरो कट जाएंगे तो एवरेज ही तो हो गया। 13 जमा 25 बटे 2, एवरेज ही तो हो गया। समझ में आई बात? अब यहां बोला एक व्यापारी 3,000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तु खरीदता है। बेचते समय एक वस्तु पे 10% का लाभ कमाता है, दूसरी पे 20% का लॉस होता है। कुल हानि परसेंट क्या होगा? अगर दोनों वस्तु का सीपी से में दोनों वस्तु समान दाम में खरीदी है, एक पे 10% लाभ है, दूसरी पे लॉस होता है माइनस, दूसरी पे 20% लॉस है, तो ओवरऑल जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा, यानी कि -10/2, यानी कि -5। ओवरऑल आपको 5% का लॉस होगा। आंसर है बी ऑप्शन। इजी सवाल, इजी टाइप। आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो सेम सीपी का क्वेश्चन आए तो आपको एवरेज लेना है। अब आप लोगों के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर, अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसमें क्रिय मूल्य सेम ना हो और हमसे ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे? सवाल है आपके सामने, 117 बनाए। मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर सर, अगर दो वस्तुओं का सीपी सेम ना हो तो ओवरऑल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये टाइप सभी को समझ में आ गया ना? आसान टाइप था ये। सेम सीपी वाला 114, 115, 116, 3 सवाल मैंने आपको कराया। केवल क्या करना है? आपको एवरेज लेना है। ठीक है, अगला टाइप ये करके बताओ आप हमें।
ए ने दो वस्तुएं क्रम से 4,680 और 7,020 रुपए में खरीदी और क्रम से 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ परसेंट क्या है? देखो मेरे दोस्तों, एक आदमी ए ने दो वस्तु खरीदी। पहली वस्तु खरीदी है 4,680 रुपए की और दूसरी वस्तु खरीदी है 7,020 रुपए की। ठीक है बच्चे, बोला है पहली वस्तु को बेचा 6% के प्रॉफिट पर, दूसरी को बेचा 14.5% के प्रॉफिट पर। उसको कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? कुल का मतलब दोनों वस्तु पर, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों वस्तु पर मिलाकर प्लस आ गया। तो अपन लोग क्या करेंगे? डेविएशन। डेविएशन में हमको एग्जैक्ट नहीं, केवल बेस वैल्यू का रेशियो चाहिए होता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। तो हमें सीपी, मेरे प्यारे भाई, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप सीपी का अनुपात ले लो, 0 से 0 कट जाएगा। किससे जाएगा मेरे दोस्तों? अभी 117 4 बार, ये 6 बार, 234 से चला जाएगा। ये 234 से चला जाएगा 2 बार, ये 234 से जाएगा 3 बार। तो सीपी का जो रेशियो है प्यारे भाई, वो 2:3 आ गया। पहली वस्तु पे 6% लाभ है, दूसरी पे 14.5%। ओवरऑल कितना लाभ है? आप वेटेड एवरेज भी कर सकते हो प्रीतम हैत जी, डाटा आसान है। आप डेविएशन भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद आए। भाई 14.5 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 6% प्लस 8.5% ब्रेक करके लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर हम लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ कि पहली वस्तु पर भी 6% लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर भी 6% लाभ हुआ, तो ओवरऑल 6% तो प्रॉफिट है ही। पहली वस्तु पर भी 6% प्रॉफिट है, दूसरी वस्तु पर भी 6% प्रॉफिट है, ओवरऑल 6% तो है ही। दूसरी वस्तु पर 3 का 8.5%, ये एलिगेशन में भी तो खूब हुआ है। दूसरी वस्तु पर 3 का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। जो भी एक्स्ट्रा है वो सभी में बढ़ जाएगा। 2 + 3 5, 5 से 8.5 जाएगा 1.7, तो 17 × 51। अब 6 में 5.1 जोड़ेंगे तो 11.1% का लाभ होगा। आंसर है डी ऑप्शन। तो ऐसे सवालों में अपन को फिर डेविएशन लगाना पड़ेगा। बेस सेम होता है तो कहानी इजी हो जाती है, क्योंकि हमको केवल एवरेज से काम चल जाता है। एक और सवाल बताएं। सवाल होगा मेरे दोस्तों अब आपके सामने 118। कहां मर गया? 118, ये बताएं। ऐसा ही सवाल बताओ जी। बोला राधा 10,000 में कंप्यूटर टेबल, 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है। राधा ने कंप्यूटर टेबल खरीदा है, बोलो, और सेंटर टेबल खरीदा। सेंटर टेबल खरीदा 10,000 में, 5,000 में। 10,000 और 5,000 क्या रेशियो भाई? सीपी का। सीपी का रेशियो है 2:1। सेंटर टेबल और कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल राधा ने खरीदा, उनके क्रिय मूल्य का अनुपात 2:1 है। कंप्यूटर टेबल को बेचती है 8% के लाभ पर, कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचती है। बोला यह है कि पूरे लेन देन में, यानी कि दोनों सामान पे 10% का लाभ कमाने के लिए, पूरे लेन देन में ओवरऑल 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए सेंटर टेबल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए? अगर हमें दोनों सामान, दोनों पे कंप्यूटर टेबल प्लस सेंटर टेबल, दोनों पे मिलाकर 10% लाभ कमाना है, तो सेंटर टेबल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए? तो सवाल किसका है? ये रिवर्स डेविएशन का सवाल है। हालांकि ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो जाएगा। रिवर्स डेविएशन में पढ़ा चुका हूं, आपने नहीं पढ़ा तो भाड़ में जाओ। अगर ओवरऑल 10% प्रॉफिट है तो यहां भी 10% होना चाहिए, यहां भी 10% होना चाहिए। लेकिन ये 8% है। 10 से 8 कितना कम है? 2% कम है। तो यहां पे 2 रुपए का 2% कम है, 2 दूनी 4। तो बैलेंस करने के लिए 4% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने के समान पर? 1 रुपए के समान पर बटे 1। तो 10 + 4 14। 14% लाभ पर सेंटर टेबल बेचना पड़ेगा।
12 वाले एकदम गलत है, 14 आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए, सीधा भी और उल्टा भी। ठीक है जी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल पेपर में इस पे नहीं आए हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला टाइप बच्चों, अगला टाइप। इस अगले टाइप पर मैं आपको 3 प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है ना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। इस अगले टाइप पर बच्चे मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। सवाल नंबर 119 करिए। कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, वही है, सेम सीपी वाला, सेम सीपी वाला ही कंसेप्ट है, बस यहां पे परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट रुपये पूछा गया है। बोला 2 मोटरसाइकिल का क्रिय मूल्य समान है, 2 मोटरसाइकिल का सीपी सेम है, क्रिय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा गया। बोला 2 मोटरसाइकिल का क्रिय मूल्य समान है, एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा गया, दूसरी मोटरसाइकिल को पहली से 4800 रुपए ज्यादा में बेचा गया। दूसरी मोटरसाइकिल को पहली से 4800 रुपए ज्यादा में बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत 20 है। कुल कितना लाभ है? 20% का लाभ है। तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का सीपी ज्ञात करें, ये सवाल है। आप बताओ बच्चों, देखो 2 मोटरसाइकिल है, उनका क्रिय मूल्य सेम है। क्रिय मूल्य क्या होता है? 100%, सीपी 100%। दोनों मोटरसाइकिल का सीपी सेम है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा गया, दूसरी मोटरसाइकिल को पहली वाली से 4800 रुपए ज्यादा में बेचा गया। कुल लाभ 20% है। अब बताओ, अगर सीपी सेम है तो टोटल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज होता है। अगर कुल लाभ 20% है तो इन दोनों का एवरेज 20 रहा होगा। दो संख्याओं का एवरेज 20 है तो सम कितना होगा? 40। अगर दो संख्याओं का औसत 20 है तो जोड़ के 40 आना चाहिए। एवरेज क्या होता है? दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा। इन दोनों का योग 40 आना चाहिए। 15 जमा 25 40। यानी कि मैं ये कह सकता हूं दूसरी मोटरसाइकिल 25% लाभ पर बेची गई है। पहली पे 15% प्रॉफिट है, दूसरी पे 25%। 15 और 25 का एवरेज ही 20% आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे में दूसरी मोटरसाइकिल को 25% लाभ पर बेचा गया है। तो पहली मोटरसाइकिल 15% लाभ पर, दूसरी 25% लाभ पर। तो दूसरी मोटरसाइकिल को पहले से कितना परसेंट ज्यादा लाभ पर बेचा गया? 10%। सवाल के अनुसार दूसरी मोटरसाइकिल को पहली वाली से 4800 रुपए ज्यादा में बेचा गया। 10% की वैल्यू 4800 रुपए है। प्रत्येक मोटरसाइकिल का सीपी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है, 48,000 रुपए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सवाल में कोई दम नहीं था, बहुत इजी था। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें साकेत जी? इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट करने तो 30 तक पहाड़े याद करो, दशमलव का डर खत्म करो, 50 तक वर्ग याद करो, 25 तक क्यूब याद करो। कैलकुलेशन को हमेशा टुकड़ों में करो। कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। अप्रोक्सीमेशन से सवालों को करने की कोशिश करो। लिखने की कोशिश कम से कम करो, दिमाग से सोचने की ज्यादा है। कितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन हो, ये कसम खा लो मैं करूंगा, लिख के नहीं करूंगा, दिमाग में करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे आप जब आप इन चीजों को अपनाओगे तो सुधार होगा धीरे धीरे। एक और सवाल ऐसा ही बनाएं। एक और सवाल ऐसा ही बनाएंगे सभी लोग, करो। दो संख्याओं का श्रेयसिंग एवरेज 20 है तो योग कितना होगा? 40। बोला दो वस्तु एक्स और वाई के क्रिय मूल्य समान है। दो वस्तु हैं एक्स और वाई, दो वस्तु एक्स और वाई हैं, उनके सीपी सेम है। ये लाइन बड़ी खतरनाक है। दो वस्तु एक्स और वाई, उनके सीपी सेम है। वस्तु एक्स को 20% लाभ पर, वस्तु एक्स को 20% लाभ पर और वस्तु वाई को एक्स के सेलिंग प्राइस से 126 रुपए कम में बेचा गया। दो वस्तु एक्स और वाई हैं, उनका सीपी सेम है। एक्स को 20% लाभ पर बेचा गया
और Y को X से 126 रुपए कम में बेचा गया। बोला दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ 26% है, जो टोटल प्रॉफिट है, सॉरी, दोनों वस्तुओं पर टोटल लाभ 14% है। प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या, आप मुझे बताओ, दूसरी वस्तु को कितने लाभ पर बेचा गया है? भाई इन दोनों का एवरेज ही तो 14 होगा। एवरेज क्या होता है? दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, हैं, तो ही तो एवरेज आएगा 14। अगर एवरेज की 2 से गुणा करेंगे 28, 28 माइनस 20 8%, ये 8 नहीं आएगा। अरे कचरा लोग, इतना थोड़ना करता होता है। इन दोनों का औसत 14 आना चाहिए, तो योग होना चाहिए 14 का दुगना 28, 14 का दुगना कर दो, इन दोनों को जोड़कर 28 आना चाहिए। 28 का आधा करूंगा तब एवरेज 14 आएगा। यानी कि दूसरी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया है। समझ में आया? बताओ, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 8% लाभ पर, तो दूसरी वस्तु को पहली से कितने परसेंट कम लाभ पर बेचा गया? 12%। पहली वस्तु को दूसरी से कितने रुपए कम में बेचा गया? 126। 12% की वैल्यू 126 है, 1% कितना आएगा? 12 दूसरा 120 और ये 6/12 आधा। 1% की वैल्यू 10.5, 100% आ जाएगा 1050। तो 1050 रुपए प्रत्येक वस्तु का क्रिय मूल्य होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 121, इस टाइप का लास्ट सवाल। सवाल नंबर 121 है, लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा ही इसको खुद से ट्राई करना, इसमें कोई दम नहीं, खुद से ट्राई करेंगे। आगे चलेंगे, अगला, नेक्स्ट, अगला टाइप। वो तो हो चुका बेटा परसेंटेज में ही, गणेश जी। मैंने पहले बोला था, जिस बच्चे ने परसेंटेज ढंग से ना पढ़ा वो पूरे मैथ में परेशान रहेगा। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। अगला टाइप है, 4 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप पे करवाऊंगा, सेम सेलिंग प्राइस। अगला टाइप है आपके सामने, सेम सेलिंग प्राइस, समान विक्रय मूल्य, ठीक है ना। शुरू करते हैं, सवाल नंबर 122 बनाओ। अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरी वस्तु को 14% प्रॉफिट पर बेचा। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस समान है। ये लाइन आ गई ना। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस समान है, तो उनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना है, उनकी सीपी में डिफरेंस क्या है। तो मैंने मान लिया कि अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तु खरीदी। माना दोनों वस्तुओं का जो क्रिय मूल्य है वो ए और बी है। माना दोनों वस्तुओं का जो क्रिय मूल्य है वो ए और बी है। माना पहली वस्तु का क्रिय मूल्य ए है, दूसरी वस्तु का क्रिय मूल्य बी है। ठीक है बच्चों, क्रिय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100% होता है। तो अभी ने दोनों 2 वस्तु खरीदी 624 रुपए में टोटल। पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा।
पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा तो कितने में बेचेगी? अगर 100% पे 14% का लॉस होगा तो पहली वस्तु 86% में बिकेगी। 100 में से 14 घटाओ, 86% में बिकेगी। दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। आप मुझे बताओ, क्रय मूल्य 100% होता है, 100% पे 14% का लाभ होगा तो दूसरी वस्तु कितने में बिकेगी? 114% में बिकेगी। 100% पे 14% का लाभ होगा तो दूसरी वस्तु अपने कॉस्ट प्राइस के 114% में बिकेगी। ये पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस है, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर होना चाहिए। यहां से ए से बी का अनुपात क्या आ जाएगा? दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा? तो भाई 86 चला जाएगा उधर, 114/86। ये दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा 114/86। ठीक है बेटे, जब क्रय मूल्य का अनुपात आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य का अनुपात आ गया तो आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। यह था बेसिक तरीका। सवाल में एक लाइन हिडन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। मैं अभी ने 624 रुपए खर्च करके दो वस्तु खरीदी। माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य ए है, दूसरी का बी है। तो पहली वस्तु पे 14% का लॉस हुआ, 100 पे 14% का लॉस हुआ तो बिका कितने में सामान? 86 में। पहली वस्तु 86% में बिकी, दूसरी क्रय मूल्य के 114% में बिकी। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, बराबर कर दिया तो ए से बी का दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ये बेसिक है, ऐसे यही सवाल आएगा, बार बार आएगा, बस डाटा बदला जाएगा। देखो बच्चों, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात लिख सकते हो। डायरेक्ट दोनों के सीपी का अनुपात डायरेक्ट बता सकते हो बिना ये करे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5a बराबर 7b, 5a बराबर 7b, तो मुझे यह बताओ कि a से b का रेशियो क्या आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5a बराबर 7b, तो a से b का रेशियो क्या आएगा? जल्दी से बताओ, 5a बराबर 7b, तो a से b का रेशियो क्या आएगा? होता क्या है, 7 तो चला जाता है a के पास, 7 तो चला जाए a के पास, और 5 चला जाता है b के पास, 5 चला जाता है b के पास। तो a से b का जो रेशियो आएगा वो 7:5 आएगा। यही है कंसेप्ट। अगर 5a बराबर 7b है तो आप मुझे बताओ a से b का रेशियो क्या आएगा? 7:5। यहां पर भी तो मैं ये चीज डायरेक्ट कर सकता हूं। अगर दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कि मुझे बार बार यही स्टेप लिखना पड़ेगा। जब बार बार यही स्टेप लिखना पड़ेगा और ये पलटना 114 यहां चला जाएगा, 86 यहां चला जाएगा, तो मैं इस चीज को डायरेक्ट ना करने लगूं। पहली वस्तु 14% लॉस पर बेची है, चला जाएगा दूसरी के पास। 100 में से 14 घटाओ 86। दूसरी वस्तु 14% लाभ पर बेची, आ जाएगा पहली के पास। 100 + 14 114, 100 + 14 114 डायरेक्ट आ गया। ये डायरेक्ट दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। मैं इसलिए समझा रहा हूं ये चीज क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा आने वाले सवालों में से है। ये दोनों के सीपी का अनुपात डायरेक्ट आ गया मेरे प्यारे भाई। ये 2 से कट रहा 114 57 बार, 86 जाएगा 43 बार। दोनों के सीपी का रेशियो 57 रेशियो 43 है। दोनों का टोटल सीपी कितना है? 624 रुपए में दोनों वस्तु खरीदी, तो 57 + 43 आ गया 100। भाई दोनों वस्तु का टोटल क्रय मूल्य क्या है? 57 + 43 आ गया 100। 100 की वैल्यू सवाल में 624 रुपए है, तो पूछा है सीपी का डिफरेंस। तो 57 और 43 का डिफरेंस कितना है? 14 यूनिट। 14 की वैल्यू आपसे पूछी है। 100 की वैल्यू 624 है, 6.24 टाइम्स, तो 14 की वैल्यू भी 6.24 टाइम्स आएगी, यानी कि एंड में आएगा 4 चौक 16 6, है ना। एंड में 4 चौक 16 6 आएगा। तो ये वाला इस सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन 87.36। सीधा 14 की 6.424 में गुणा करनी है। एक और सवाल बच्चों, एक और सवाल बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे, बिना कोई परेशानी के। सवाल होगा 123। बताओ,
रेशमा 1734 में दो वस्तुएं खरीदती है, ए और बी। रेशमा 1734 खर्च करके दो वस्तु खरीदती है, ए और बी। वह वस्तु ए को बेचती है, ए को 16% लॉस पर और बी को 20% प्रॉफिट पर बेचती है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। सेम सड़ी लाइन आ गई, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। यदि ए को 1147.5 में बेचा गया तो ए पर प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ए का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। आप बताओ, दोनों के सीपी का रेशियो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा? दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, मैं एक स्टेप खराब नहीं करूंगा। ए को बेचा 16% लाभ पर, बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर। बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, यह चला जाएगा ए के पास, तो 100 जमा 20 120। ए को बेचा 16% लॉस पर, यह आ जाएगा बी के पास, 100 माइनस 16 84। 100 में से 16 घटाना पड़ेगा ना, लॉस हुआ है 100% पे 16% का लॉस हुआ 84। ये डायरेक्ट दोनों के सीपी का रेशियो आ गया 1 सेकंड में, डायरेक्ट। सर 86% 114% तो एसपी है ना बेटे, ये है एसपी, ये है एसपी, ये एसपी है, ये है एसपी। ए और बी क्रिया मूल्य हैं, एसपी क्रिया मूल्य पे ही तो निकाला जाता है। तो भैया किससे जा रहा है? 12 सत्ते 84, 12 दुसाम 120, 12 से कट गया, 12 सत्ते 84, 12 दुसाम 120, 7:10। दोनों वस्तुओं के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया जी डायरेक्ट। रेशमा ने दोनों वस्तु कितने में खरीदी? 1734 में। तो 7 जमा 10, दोनों का टोटल सीपी क्या है? 7 जमा 10 17। 17 की वैल्यू है जी 1734 रुपए। कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 102 गुना। 17 कम 17, 17 दूनी 34। तो मेरे दोस्तों मैंने उल्टा लिख दिया, 10 7 आएगा, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये 20% ए के पास चला जाएगा ना, 100 प्लस 20 120। 16% लॉस आएगा बी के पास, तो 100 माइनस 16 84। मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी उल्टा लिख दिया था मैंने। तो 12 दुसाम 120, 12 सत्ते 84, 10:7 आएगा ये सीपी का रेशियो। टोटल सीपी 17 है, 17 की वैल्यू 1734, 102 गुना। तो भाई ए का सीपी है 10 यूनिट, 10 की वैल्यू भी 102 गुना होगी, 10 की वैल्यू भी 102 गुना होगी, 1020 रुपए। तो वस्तु ए का जो क्रिय मूल्य आ गया 1020 रुपए आ गया वस्तु ए का क्रिय मूल्य। लेकिन मैंने ए का ही क्यों निकाला? क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन ए के बारे में ही पूछी है। बोला यह है यदि वस्तु ए को, इसी वस्तु ए को 1147.5 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? बताइए जी। 1020 का सामान 1147.5 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? 127.5 रुपए का लाभ होगा, 127.5 रुपीज का लाभ होगा, 127.5 रुपए का लाभ होगा। 1020 का सामान 1147.5 में बेचा जाएगा तो 127.5 रुपए का लाभ होगा। कितने पर? 1020 रुपए पर। अब 1020 का कितना है? ये 1/8 है, 1/8 12.5%। 1020 का 1/8 है। भाई देखो 1020 का मतलब ये होता है 1000 का 1/8 125, 20 का 1/8 2.5 और 125 जमा 2.5 ही 127.5 है। 1/8 1/8 12.5% का लाभ होगा, ये आंसर है। अगला सवाल। दो सवाल 124 125 बताएं। विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 में खरीदा। विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों एक साथ खरीदा 38,200 में। फ्रिज को बेचता है, फ्रिज को 15% लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% लॉस पर बेचता है।
दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। देखो लाइन क्लियर है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। वॉशिंग मशीन का क्रिय मूल्य आपसे पूछा है वॉशिंग मशीन का, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वॉशिंग मशीन पे 24% का लॉस हुआ, ये आएगा फ्रिज के पास, तो 100 में से 24 घटाएंगे 76। फ्रिज पे 15% का प्रॉफिट हुआ, ये आएगा वॉशिंग मशीन के पास, उल्टा हो जाएगा। तो 100 जमा 15, 15% प्रॉफिट हुआ, 100 जमा 15 115 आ गया। ये वॉशिंग मशीन फ्रिज और वॉशिंग मशीन के सीपी का रेशियो आ गया जी डायरेक्ट। वॉशिंग मशीन का क्रिय मूल्य 115 है, 115 में 23 छुपा होता है, 23 का मल्टीपल एक ही आंसर है, सी ये उत्तर हो जाएगा। बस बात खत्म। मैं तो ऐसे करूं, 1020/8 दिख रहा था श्याम जी, लगभग अंदाजा मारा। भाई अगर मैं टोटल सीपी की बात करता हूं, टोटल सीपी कितना है, 76 प्लस 115 अभी 180। इन दोनों का टोटल सीपी कितना है, 76 में 115 जोड़ूंगा 191। 191 की वैल्यू 38,200 है, कितने गुना, 200 गुना, तो 115 की वैल्यू भी 200 गुना आ जाएगी ना, 23,000 रुपए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का भी और इस क्लास का भी, बताएं कहां मर गया। सवाल नंबर है बेटे 125, ये बनाओ जी। जल्दी से करो इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, मेंस के पेपर में आया था, बनाएं। एक गांव के आदमी ने एक बकरी और एक भेड़ साथ में 14,250 में खरीदे। भेड़ को 10% लाभ पर, बकरी को 20% लॉस पर बेचा। दोनों जानवरों को, ये लाइन हेडलाइन है, दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। सस्ते जानवर का क्रिय मूल्य क्या है। भाई एक आदमी ने 14,250 में खरीदा, उसने भेड़ को बेचा 10% प्रॉफिट पर, 100% पे 10% का प्रॉफिट होगा तो 110% में। बकरी को बेचा 20% लॉस पर, जी मतलब गोट, 100% पे 20% लॉस होगा तो 80% में। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है,
तो यहां से भेड़ और बकरी के क्रिय मूल्य का अनुपात जो आएगा वो 8:11 आ जाएगा। सस्ता जानवर कौन है? भेड़। दोनों का टोटल सीपी कितना जी? 8 जमा 11 19। 19 की वैल्यू ये है 19 सत्ते 133, 9 19 पंजे 95, 750 गुना। तो सस्ते जानवर की वैल्यू भी 8 का 750 गुना आएगी जी। 8 का 750 गुना कितना होता है? 6,000 रुपए। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन एकदम सही है। 6,000 में सस्ता जानवर आपको मिलेगा। ठीक है ना? ठीक हुआ है क्या? मुझे लगता है सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। इसमें कोई परेशानी तो नहीं? 6,000 का ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ये स्टेप लिखना नहीं पड़ता, ये आप डायरेक्ट कर लेते हो यहां पे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही, बाकी कल